सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मार्च अपनी दस्तक दे रहा है, कह रहा है कि मैं एग्जाम के साथ आ रहा हूं और हम तैयार हैं इसका सामना करने के लिए। इसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 6 का हिंदी का सत्रांत परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 जो कि मार्च में आने वाला है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पेपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा अपठित बोध। इसमें क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कामचोर आदमी काम करने से डरता है, काम को देखते ही भयभीत हो जाता है, काम को छोड़कर बहाने बनाने लगता है। ऐसा आदमी दूसरों पर आश्रित रहकर जीवन गुजारता है। दूसरों पर आश्रित मतलब डिपेंडेंट। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता उससे कोसों दूर रहती है, मतलब ना वो सेल्फ रिलायंट है ना सेल्फ डिपेंडेंट है। इस प्रकार के आदमी में ना तो नेतृत्व की शक्ति होती है, लीडरशिप की, और ना समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा होती है, ना उसको कोई अच्छा समझता है। क्या आप जानते हैं उसे कर्म भीरु किसने बनाया, उसका पुरुषार्थ और शक्ति किसने छीन ली? आलस्य ने। सुनहरे जीवन को एक आलस्य रूपी दीमक ने खोखला कर दिया है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वह मनुष्य की कार्य क्षमता को नष्ट कर उसे निष्क्रिय बना देता है, मतलब इनएक्टिव बना देता है। मनुष्य को सदैव कर्मशील होना चाहिए, परिश्रम से सभी कार्य करने चाहिए। उसे श्री कृष्ण का संदेश कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्मशील मनुष्य ही जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करता है। अब इस बीच पे कुछ क्वेश्चन है, आइए इनको कर लेते हैं। सबसे पहला है, समाज में किस प्रकार समाज में किस प्रकार के व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती? तो कामचोर व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बहादुरी, आलस्य, कर्म या परिश्रम? तो आलस्य इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए? कर्मशील, कामचोर, धर्म भीरु या घमंडी? तो कर्मशील होना चाहिए। फोर्थ है, श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है? तो उन्होंने कहा था कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो ये ख जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। कामचोर आदमी किससे डरता है? ऑब्वियसली कामचोर है तो काम से डरेगा, तो हम बोल देंगे काम से। आलस्य मनुष्य के जीवन को किस तरह खोखला कर देता है? पत्थर, आग, दीमक या जल की तरह? तो दीमक की तरह खोखला कर देता है। कर्मशील व्यक्ति जीवन में क्या प्राप्त करता है? आलस्य, असफलता, लक्ष्य और प्रसन्नता और पराजय। तो कर्मशील मतलब जो काम करते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य भी प्राप्त करते हैं और खुशी प्रसन्नता भी प्राप्त करते हैं। एट्थ है इसका, कामचोर आदमी काम को देखकर कैसा महसूस करता है? उत्साहित, भयभीत, प्रसन्न या उत्सुक? तो वो थोड़ा सा डरा डरा सा होता है, इसलिए वो भयभीत नजर आता है। इसी के साथ निम्नलिखित अपठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत माता का मंदिर ये समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ पाए सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्ध वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ ये, हृदय पवित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ पाए सभी प्रसाद। तो ये एक अपठित पद्यांश है आपके लिए। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कवि किस मंदिर की बात कर रहा है? शक्ति मंदिर, भारत माता का मंदिर, राम सीता का मंदिर या हनुमान मंदिर? तो वो भारत माता के मंदिर के बारे में बात कर। सेकंड है, जाति धर्म संप्रदाय का भेद कहाँ नहीं है? हनुमान मंदिर में, शिव मंदिर में, बौद्ध मंदिर में या भारत माता के मंदिर में? तो भारत माता के मंदिर में। सबको आदर और सम्मान कहाँ मिलता है? भारत देश में, ईरान में, चीन में, पाकिस्तान में, सब जगह मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर पैराग्राफ के हिसाब से लिखेंगे भारत देश में। प्रसाद का अर्थ क्या है? भोग, महल, आनंद या इनमें से कोई भी नहीं? तो पैराग्राफ के हिसाब से प्रसाद जो है वो है आनंद।
फिफ्थ है राम रहीम बुद्ध और ईसा के ध्यान को कैसा बताया गया है, कठिन है, सरल है, सुलभ और समान है या असंभव है। तो ये सुलभ और समान है, सब एक जैसे ही सोच रखते थे। कवि के अनुसार हमें किस चीज की आवश्यकता नहीं है, प्रेम और भाईचारे की है जी, बुद्धि और ज्ञान की इसकी भी है, बैर और वैमनस्य की हमें जरूरत नहीं है, ना हमें एनिमिटी रखनी है, दुश्मनी रखनी है किसी से। कविता में किसे एक तीर्थ कहा गया है, गंगा नदी को, भारत देश को, हिमालय पर्वत को या मंदिर को। तो भारत देश को एक तीर्थ कहा गया है। कविता में हमें क्या बनाने के लिए प्रेरित किया गया है, चरित्र, मंदिर, सेना या देश। तो हमें चरित्र बनाने के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण या भाषा की बात, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे व्याकरण के। सबसे पहला है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। तो कक्षा, जयपुर, सभा और मोटापा। तो इनमें से जो जयपुर है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी खास जगह का नाम है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कालिक, रोशनी, पतीला या चक्की। तो पतीला जो है वो पुल्लिंग शब्द है। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, किस तरह की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो क्योंकि हम यहाँ पर खूबसूरती दर्शा रहे हैं तो ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है, सुंदर, आप, कौन और रास्ता। तो इसमें विशेषण है सुंदर। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। निधन और निर्धन शब्दों का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है। निधन का मतलब होता है मृत्यु और निर्धन होता है गरीब। तो मृत्यु और गरीब, इसका मतलब है क जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, एंड में क्या आ रहा है। तो एक ही है वर्ड है जहर और उसके साथ मिल रहा है इला। तो इसमें इला प्रत्यय है। अज्ञान में उपसर्ग अलग कीजिए। तो ज्ञान जो है एक पूर्ण विराम पूर्ण शब्द है, तो इसका मतलब अ जो है वो उपसर्ग होना चाहिए। एट्थ है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द सही है, परीक्षा, 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 परीक्षा। तो जो ख है परीक्षा वो सही लगा है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द सही है, केंद्रीय, पुस्तक, विषय या ज्ञान। तो केंद्रीय जो है वो सही लग रहा है। ग्रह शब्द का सही अर्थ क्या है, ग्रह का होता है घर, नक्षत्र, क्रम या इनमें से कोई भी नहीं। तो ग्रह का सही अर्थ है घर। चलिए उसके बाद अनसीन पैसेज आ गया है, ये सीन पैसेज आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनिए। चलिए, सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ यानी कि बहुत छोटे छोटी चीजें स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है। पेड़ में हजारों हजार नल होते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली उसकी जो टनल है जिसको हम जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, ये उसके बारे में बात कर रहा है। इन्हीं नलों के द्वारा मिट्टी से पेड़ के शरीर में रस संचारित होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की बात हम करते हैं ये वो कर रहा है। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं जिसको हम साइंस में स्टोमेटा बोलते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। सूक्ष्मदर्शी के जरिए इन मुंहों पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार खाने की आवश्यकता नहीं होती तब ये दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम प्रश्वास ग्रहण करते हैं तो प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, जिसे अगारक वायु कहते हैं। यदि ये जहरीली हवा पृथ्वी में एकत्रित होती रही तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। किंतु विधाता की करुणा का चमत्कार देखिए कि जो जीव जंतु के लिए जहर है पेड़ पौधों उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहा था। चलिए सवाल देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बड़े पदार्थ देखने के लिए या सूक्ष्म पदार्थ और स्पष्ट रूप से देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ों में किसके द्वारा रस संचारित होता है, पत्तों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, नलों के द्वारा या तनों के द्वारा। तो नलों के द्वारा संचारित होता है। थर्ड है, पेड़ों के पत्तों में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे मुंह, हड्डियां, रेशम या लोहे के कण। तो छोटे छोटे मुंह पाए जाते हैं। अगारक वायु किसे कहते हैं, जो पौधों के लिए हानिकारक है, नहीं। जो पेड़ों को सूखने से बचाती है, नहीं। जो जल को प्रदूषित करती है, नहीं। जो जीव जंतुओं के लिए विषाक्त होती है।
पेड़ पौधे अगारक वायु का क्या करते हैं, उसे और अधिक जहरीला बना देते हैं, उसे पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं। चलिए, उसके बाद एक पठित पद्यांश है, ये आपकी न्यू टेक्स्ट बुक का एक ले रखा है मैंने, और इसमें भी आपको जो है एमसीक्यूज मिलेंगे एंड में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, ही जगह ना कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रजमय बादल सा, अरि की सेना पर अगहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो ये चेतक की बात हो रही है यहाँ पे। तो आइए कुछ क्वेश्चन आंसर इसके भी हैं, देख लेते हैं। कविता में है यही रहा अब यहाँ नहीं पंक्ति का अर्थ क्या है यही रहा अब यहाँ नहीं। तो इसका मतलब है व्यक्ति अपनी जगह पर स्थिर है, रहता है, व्यक्ति कहीं और चला गया है, व्यक्ति अदृश्य हो गया है, वापस आ गया है, तो व्यक्ति कहीं और चला गया है। बढ़ते नद सा वह लहर गया से क्या तात्पर्य है, वह व्यक्ति नदी के किनारे चला गया, वह व्यक्ति बहादुरी से आगे बढ़ा, वह व्यक्ति डूब गया, वह व्यक्ति रुक गया, तो वह व्यक्ति बहादुरी से आगे बढ़ा। विकराल ब्रजमय बादल सा उपमा किसके लिए प्रयुक्त प्रयुक्त की गई है हुई है, तेज धूप के लिए, दुश्मन की सेना के लिए, वीर योद्धा के लिए, या आंधी तूफान के लिए। तो ये वीर योद्धा के लिए इस्तेमाल हुई है। फोर्थ है अरि की सेना पर घर गया का क्या अर्थ है, योद्धा ने शत्रु सेना पर आक्रमण कर दिया, सेना के ऊपर काला बादल छा गया, सेना बारिश में भीग गई, सेना अपने शिविर में छिप गई। तो इसमें फर्स्ट वाला आपका ज्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। कविता के रचयिता का नाम बताइए, श्याम नारायण पांडे, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो ये लिखा है आपका श्याम नारायण पांडे। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 8 दे रखे हैं, इनमें से आपको 7 के जवाब देने हैं। तो चलिए चलते हैं इन सभी के उत्तर ले। पहला सवाल है, कविता जलाते चलो में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। तो कविता जलाते चलो में बुराई, अज्ञानता और अन्याय को जलाने की बात की गई है, जबकि सच्चाई, ज्ञान और प्रेम को बनाए रखने और फैलाने की बात कही गई है। सेकंड क्वेश्चन है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है कैसे। तो बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है क्योंकि इसमें इसे असम के किसान नई फसल के आगमन यानी कि आने की खुशी में मनाते हैं। इस दौरान खेतों में अच्छी फसल होने की कामना की जाती है और कृषि से जुड़े रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। तीसरा सवाल है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया। तो यशोदा ने श्री कृष्ण को मासूमियत भरी बातें सुनकर हंसते हुए उन्हें अपने गले लगा लिया। फिर उसके बाद है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। तो जो लोग चाह में आए थे नौकरी के, वो अपना अच्छा रूप दिखाने का प्रयास कर रहे थे। देर से उठने वाले सुबह जल्दी उठ रहे थे, नौकरों की नाक में दम करने वाले नौकरों से प्यार से बोल रहे थे, किताबों से नफरत करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा कर रहे थे। उसके बाद है, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है। तो नेशनल पार्क एक नेचुरल एरिया होता है, प्राकृतिक क्षेत्र होता है जहां पर जानवर खुले में इंडिपेंडेंट रूप से रहते हैं, ठीक है। जबकि चिड़ियाघर में एक छोटी सी जगह, सीमित स्थान होती है जहां जानवरों को विशेष एनक्लोजर यानी कि स्पेशल एनक्लोजर या विशेष बाड़ों में रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। उसके बाद है, उस द्वीप को उन्होंने छोटा हिंदुस्तान बना डाला, भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया। तो भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा बना दिया क्योंकि वे अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और भोजन वहां ले गए। उन्होंने भारतीय त्योहारों को मनाया, मंदिर बनाए और भारतीय सभ्यता को जीवित। 6 इसके बाद 6 जो है, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। तो जब बीज अंकुरित होता है, फूटता है, तो उसमें मिट्टी, जल, तापमान और वायु का सहयोग मिलता है। नमी और उचित तापमान से बीज में अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो भोजन कैसे प्रकार प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसको हम संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में।
और इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं वह सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल करते हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना भोजन बनाता है। रचनात्मक लेखन आ गया, उसमें क्या है, आपका पूरा परिवार अगले सप्ताह मामा जी की शादी में शामिल होने के लिए शोलापुर जा रहा है। मैं शोलापुर से आई हूँ नहीं जा रहा हूँ। ओके। इस कारण 4 दिन का अवकाश लेने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए प्रार्थना पत्र लिख देते हैं हम। हमारा क्या जा रहा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय रोहतक। तो मैंने रोहतक का विद्यालय यहाँ पर लिया है। विषय 4 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय, नम्र निवेदन है कि मेरे मामा की शादी अगले सप्ताह शोलापुर में होने जा रही है। मेरा पूरा परिवार इस शुभ अवसर में शामिल होने जा रहा है और मुझे भी उनके साथ जाना आवश्यक है। इस कारण मैं दिनांक, अब यहाँ पर आप तारीख अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, जो भी एग्जाम की हो उस हिसाब से, और तक विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। अतः आपसे अनुरोध है मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं इस अवकाश के दौरान छूटे हुए पाठ्यक्रम का शीघ्र पूरा कर लूंगा। झूठा है ये। ओके। उसके बाद है धन्यवाद, यहाँ पर उसने धन्यवाद दिया है। और फिर उसके बाद वो क्या है, आपका आज्ञाकारी छात्र राजेश, कक्षा 6A। उसके बाद क्या है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच लगभग 100 से 150 शब्द में एक संवाद लिखे, डायलॉग लिखना है आपको। तो ये भी मैंने आपके लिए लिखकर तैयार कर रखा है। विद्यार्थी, नमस्ते गुरुजी, मुझे एक सवाल पूछना है। तो अध्यापक बोलते हैं, नमस्ते, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अ, विद्यार्थी, मुझे समय के सदुपयोग पर एक निबंध लिखना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कैसे करूं। अध्यापक, ये बहुत अच्छा विषय है। समय का सदुपयोग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तुम इसकी शुरुआत एक रोचक कथन या उदाहरण से कर सकते हो। तो विद्यार्थी क्या बोलता है, जैसे समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। अध्यापक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, फिर तुम समय की महत्ता, उसकी सही उपयोग और समय प्रबंधन के पर लाभों अ, लाभों पर लिख सकते हो। तो विद्यार्थी, ये तो बहुत अच्छी योजना है, धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मेहनत से लिखो, तुम्हारा निबंध अच्छा बनेगा। बोलो, ये बात हो गई, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो गई, बस इतना ही काम था इसमें। फिर उसके बाद आ गया प्रश्न 10। किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्द में अनुच्छेद लिखो। मेरी प्रिय पुस्तक, समय का सदुपयोग और बसंत ऋतु। आओ एक एक करके इनको भी लिख लेते हैं। तो पहला है मेरी प्रिय पुस्तक, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मेरी प्रिय पुस्तक पंचतंत्र की कहानियां हैं। इस पुस्तक में छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो हमें नैतिक मूल्यों यानी कि मॉरल का ज्ञान कराती है। इसमें जानवरों के माध्यम से समझाई गई बातें बहुत रोचक लगती है। इस पुस्तक की भाषा सरल है और बोधगम्य है, जिसे पढ़ना आनंददायक बन जाता है। हर कहानी से हमें जीवन का के लिए कोई ना कोई सीख मिलती है, इसलिए ये मेरी सबसे पसंदीदा पुस्तक है। और बड़ा करना चाहो इसको आप तो और बड़ा करके भी लिख सकते हो। दूसरा है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय को ठीक से प्रबंधित करता है, यानी मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम चलता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमें अपने कार्य को समय पर पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। यदि हम समय को व्यर्थ करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी अधिक है। हमें समय का सदुपयोग करके पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्य में भी भाग लेना चाहिए। इसलिए हम समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। रह गई बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु के भी बारे में बात कर लेते हैं। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह मौसम ना तो ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है, जिससे सबको प्रिय लगता है। इस ऋतु में फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वातावरण सुगंधित हो जाता है। भारत में बसंत पंचमी इस ऋतु का प्रमुख पर्व है, जिसमें विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस मौसम में खेतों में सरसों और के पीले फूल लहराते हैं। तुझे देखा तो ये जा ओ, छोड़ो, जिससे धरती सुनहरी दिखाई देती है। ये ऋतु हमें ऊर्जा, उल्लास और नई प्रेरणा देती है। इसी के साथ दोस्तों, ये पेपर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हाँ, मम्मी पापा का कहना माने। और कोई दिक्कत आए तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।